अच्छा बेटा, अभी हमने जो डिस्कस किया, अभी तक के लेक्चर पे हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्जन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी की बेस पर मैंने आपसे कहा कि हम एस्केप वेलोसिटी, जो टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। मगर एस्केप वेलोसिटी पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस पहले करवा दूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड। देखो, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नंबर 41 है, अपनी टॉपिकल बुक्स निकाल लें। इस पे देखें क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये डेफिनेशन है, याद कर लो। इट इज़ द वर्क डन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद कर लें। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट मास to move it from infinity to the point within gravitational field। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लें। एन आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मे बी एज्यूम टू हैव इट्स मास एम कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। आइसोलेटेड है, ठीक है, मतलब और कोई दूसरा प्लैनेट या दूसरा कोई और स्फीयर नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस इज़ 5। सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 5 है। शो द वेरिएशन विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर R to 4R। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gm डिवाइडेड बाय R। इट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ग्रेडियंट एंड जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हेन R is doubled, then gravitational potential will be -12. When R is 3 times, phi is equals to -1/3 times of its initial value on the surface। सरफेस पर इसके वैल्यू उसने कहा phi है। अब देखो, R इज़ द रेडियस। क्वेश्चन में उसने बता दिया तुम्हें कि वो रेडियस से मूव कर रहा है, और R जो है वो रेडियस है। तो रेडियस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -1 है। जहाँ पर 2R होगा तो वहाँ पर अब -12 हो जाएगा। लुक एट -12। सो -12 का मतलब ये, जब 3 टाइम्स रेडियस होगा तो ये बन जाएगा -0.33 ऑफ phi, इनिशियल phi। तो 0.33 ऑफ phi की वैल्यू देखें कि 0.5 यहाँ है, -0.4 यहाँ है, -0.3 यहाँ है, तो 0.33 नेगेटिव यहाँ होगा कहीं। 0.33 means it will be somewhere here, 0.33। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपने कहीं ये मार्क करना है, और जब phi R 4 टाइम्स हो जाएगा तो फिर मुझे बताओ कि जब R 4 टाइम्स होगा तो आप कहेंगे phi जो है वो -1/4 मीन्स -0.25 टाइम्स हो जाएगा। तो 0.25 टाइम्स ये पॉइंट है, -0.25। तो -0.25 पे ग्राफ ये आएगा। ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करना।
राइट। ये 3 मार्क्स का ग्राफ है, तो 3 मार्क्स के ग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कर्व इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। ये कहलाता है आपका, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट कर्व, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ग्रेडियंट कर्व, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। अब देखें, ये पार्ट तो ये हो गया। नेगेटिव इन्वर्स ग्रेडियंट कहते हैं इसको, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव इन्वर्स ग्रेडियंट। कुछ क्वेश्चंस में ये ग्राफ तुम्हें दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस में तुमसे ग्राफ पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द स्फीयर इन बी इज प्लेस विद अ रेडियस। स्फीयर जो ऊपर वाला बी है उसका रेडियस ये है और उसका मास ये है, ओके। ये स्फीयर है, इसका रेडियस और इसका मास उसने तुम्हें बता दिया, ठीक है। दैट इज़ द मास एंड दिस इज़ द रेडियस, ओके। द प्लानट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ओके। एटमॉस्फेयर नहीं है कोई, इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है। द रॉक ऑफ मास 3.4 टाइम्स एक्सपोनेंट 3 मूव्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द प्लानट। अब देखो, टूवर्ड्स द प्लानट, इसका मतलब ये कोई रॉक है और ये रॉक टूवर्ड्स द प्लानट आ रहा है, लाइक दिस। The distance, its distance from the center of planet changes from 4r to 3r, okay। इनिशियली ये यहाँ पर है और जब ये यहाँ पर है तो इसका डिस्टेंस इनिशियल वाला 4r है, और जब ये फाइनल फॉर एग्जांपल किसी पोजीशन को कह लो यहाँ पहुँचेगा तो सेंटर से, उसने कह दिया सेंटर से, क्योंकि याद रखना डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होता है। कुछ क्वेश्चन में वो सरफेस की बात करेगा तो आप उसमें से सेंटर को ऐड करेंगे, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होगा। अब वो इस पॉइंट पर आ गया, अगर बेटा वो इस पॉइंट पर आ गया तो इसकी फाइनल पोजीशन हो गई ये 3r, ओके, सेंटर तक। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, यानी कि अब आपको डेल्टा यू निकालना है। याद रखें, डेल्टा यू का मतलब फाइनल इंटू एम माइनस इनिशियल इंटू एम। अब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस ऑब्जेक्ट का, हमने अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख देंगे 4r की, वो गलत हो जाएगा। ये तो अर्थ की यानी कि उस स्फीयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ है, यहाँ तो इस ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर आप रखते भी हो, अब एक बात बताऊँ, ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल पोजीशन पे जो होगी वो होगी तुम्हारे पास माइनस, फॉर्मूला क्या है, GM डिवाइडेड बाय RF इंटू M, और फॉर्मूले का माइनस GM डिवाइडेड बाय RI इंटू M। अब इसमें से मुझे ये बताओ, जब मैं सॉल्व करूँगा वैल्यूज़ आप रखेंगे, हाँ, कैलकुलेटर उठा लें सब लोग ज़रा। मैं वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा क्योंकि उसने देखो ग्राफ से वैल्यूज़ नहीं मंगवाई, उसने तुम्हें यहाँ पर ऊपर वैल्यूज़ दी हैं। अब अगर यहाँ पर नोट करें तो GM कॉमन ले सकता हूँ, -1/RF माइनस प्लस हो गया RI। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए G की वैल्यू बेटा कैलकुलेटर 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय, दैट इज़ द सोर्स मास एंड दिस वन इज़ अ मूविंग मास। सोर्स मास की वैल्यू से तुम्हें दे दी ऊपर 6.0 इंटू 10⁻²4। इसलिए मैं इसको अर्थ कह रहा था क्योंकि मास इसने अर्थ का ही दिया, नाम नहीं लिया, बट ये अर्थ मल्टीप्लाई बाय
मास ऑफ रॉक है 3.4 इंटू 10⁻3, ये रॉक का मास आ गया। ये 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की और फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने ब्रैकेट में रखा इसको -1/, फाइनल क्या है 3r और +1/, इनिशियल क्या है 4r। अब देखो इस पूरे को अगर सॉल्व करते हो तो इस पूरे को ये पूरे ऊपर वाली वैल्यूज़ तीनों अगर रख दें तो डिनोमिनेटर में r कॉमन आ जाएगा और r की वैल्यू रेडियस है जो गिवन है ऊपर। तो अगर 6.4 एक्सपोनेंट 6 लिखते हैं तो आपने r भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में सिर्फ बच जाएगा -1/3 और +1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ रखो, वैल्यूज़ सही रखना, बस ये मिस्टेक नहीं करना। तो -1/3 और +1/4 को सॉल्व ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे फैक्टर को जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा है इसको डिवाइड कर दो इस डिनोमिनेटर रेडियस से। तो चेक कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंट 10। आपने यहाँ लिख दिया 1.8 एक्सपोनेंट 10 जूल्स। अब वो कह रहा है वेदर द रॉक्स स्पीड increases, decreases, stays constant as rock moves closer to planet, then its GPE decreases and KE increases, so speed increases। ये हम अपने केस में डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आ रहा है, टूवर्ड्स द प्लैनेट है, देखो ये अगर टूवर्ड्स द प्लैनेट है तो ये जो चेंज आएगा आपके पास, ये बेसिकली लॉस कहलाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होगी क्योंकि अर्थ की तरफ पहले ये था तो इसकी डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा थी। अब फाइनल ये आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया। जितना डिस्टेंस कम होगा, एक चीज़ छोटी सी समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क है। यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट moves away then G decreases, as object moves towards then phi decreases। अब देखो ये पॉइंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी करीब आने पर। मगर ये फ़र्क याद रखना है इसमें, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट रीज़न लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने कहा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है, कम हो रही है। मगर एट द सेम टाइम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है। समझ आ रही है बात? तो बिल्कुल इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आ रहा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही होगी मगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रही होगी। दैट इज़ द डिफरेंस, याद रखना है, राइट। ये छोटा सा पॉइंट है मगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाएं, लेट्स से एक और क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 10 का। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो रिवर्स है।
पहली डेफिनेशन तो लिखवा चुका हूँ दोबारा, राइट, आपके नोटबुक में भी लिखी हुई है, इसको लिख लें। अब वो आपसे कह रहा है अर्थ में भी कंसिडर टू बी एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अर्थ की बात हो रही है, उसका रेडियस आर है, विथ मास एम कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इज शोन। ओके, अब इसने ये ग्राफ दे दिया, रेडियस की वैल्यू बता दी, और ग्राफ में देखो तो यहाँ पर ये वैल्यू, वो कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ सरफेस पर कंसिडर करते हुए मास ऑफ अर्थ बताएं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है बेटा नेगेटिव जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब देखो सरफेस जो रेडियस है एक्चुअली यही सरफेस ऑफ अर्थ, और इस सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्राफ आपका यहाँ पर है। अब नोट करो 8, ये 7 है, तो 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, ये बन गया तकरीबन नेगेटिव 6.3 अप्रॉक्सीमेट, है ना, 6.2 और 6.4 का बीच, मगर नेगेटिव 6.3 में 10 to the power 7 है। एट सरफेस ऑफ अर्थ नेगेटिव 6.3 एक्सपोनेंट 7 इक्वल्स टू नेगेटिव जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.67 एक्सपोनेंट नेगेटिव 11। मास आपने सॉल्व करना है, रेडियस उससे क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया है, ये रहा रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट 6। आर जो है याद रखना वो डिस्टेंस होता है हमेशा, मगर इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो सरफेस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा, तो मैंने इसको इसलिए रेडियस बोला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अ मेट्रॉइड इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। ओके, द मेट्रॉइड ट्रैवल फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द अर्थ। भाई ये फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ है और वो आपसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से लेते हैं। ये मेट्रॉइड है, मेट्रॉइड रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है, इसका डिस्टेंस इनिशियल इन्फिनिटी। द मेट्रॉइड ट्रेवल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द अर्थ। टूवर्ड्स द जैसे ही मैंने पढ़ा तो पिछले क्वेश्चन से मुझे याद आया कि भाई टूवर्ड्स द अर्थ है तो लॉस ऑफ GPE होगा, मगर अब देखो होशियार कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मेट्रॉइड व्हेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r अबव द अर्थ सरफेस। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेट्रॉइड यहाँ पहुँच गया और इसका सरफेस से डिस्टेंस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सरफेस से डिस्टेंस 2r है, तो सेंटर से डिस्टेंस इसका सरफेस का r है, तो इसका मतलब सेंटर से लेके इसकी फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस 3r होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये फाइनल पोजीशन है इसकी, और फाइनल पोजीशन को आप कह सकते हैं 3r। r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। सही है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्टेंस देखो, ये बात मैं बार बार लेक्चर में बता रहा था, सबको बता रहा था, इस बात का ख्याल रखें, डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर इससे होशियारी ये की कि उसने कहा कि इसका डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कभी वो डिस्टेंस सेंटर से देता है और कभी तुम्हें ट्रैप करने के लिए सरफेस से बोलेगा। तो मैं कहूँगा भाई इसकी इनिशियल पोजीशन समझो, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है जो कि इन्फिनिटी पर है, और जब ये क्लोज़ आ रहा है बेटा तो ये इसकी फ़ाइनल पोजीशन है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए से लेकर और ये पॉइंट बी पर आ रहा है, तो जिस वक्त ये पॉइंट बी पे पहुंचा, इसका सेंटर से डिस्टेंस 3r रह गया था क्योंकि सरफेस से 2r था। अब क्योंकि ये टूवर्ड्स द अर्थ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ GPE इज इक्वल्स टू गेन इन KE। इस मेट्रॉइड का मास सपोज करो उससे दिया नहीं है, इसलिए कि वो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखना, इसका मास m है, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड v है जो मुझे कैलकुलेट करनी है। लॉस ऑफ GPE का मतलब होता है GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ये फॉर्मूला है ना, इनटू मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/rf इंटू m माइनस, और फॉर्मूले का वैल्यूज़ रखते हुए बहुत आराम से ध्यान से कोई मिस्टेक ना हो जाए, ri इंटू m इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस, ये तो मैंने ज़ीरो कर दिया भाई क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो ये फैक्टर तो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। अच्छा, -gm डिवाइडेड बाय RF की वैल्यू जो है वो 3r है, m प्लस GMm डिवाइडेड बाय, इनिशियली बेटा वो इन्फिनिटी पे था। अब याद करें, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो मैथमेटिकली 1/∞ वाला फैक्टर ज़ीरो होता है बेटा। प्रीवियस वाले लेक्चर देखना तो तुम्हें ये मेरी बात समझ में आएगी। अगर कोई प्रीवियस वाला लेक्चर शुरू से देख रहा है तो उसको ये मेरी बात समझ में आएगी। मैथ्स में इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि 1/∞ का मतलब है ज़ीरो। तो इट मीन्स ये फैक्टर तो आपके पास हो गया ज़ीरो। राइट साइड पर तुम्हारे पास बच गया हाफ mv²। अब सुनो, -gm डिवाइडेड बाय 3r इक्वल्स टू हाफ mv²। अब एक बात नोट करना, उसने तुम्हें मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रेडियस कुछ नहीं दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर होशियारी करते हैं कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यूज़ रखने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि जब क्वेश्चन में उसने दिया नहीं है तो आपने फिर उसको ग्राफ की हेल्प से यूज़ करना है। अब ग्राफ की हेल्प से कैसे यूज़ करेंगे बेटा, आपके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, देखो मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात, ये नेगेटिव इग्नोर ड्यू टू लॉस ऑफ GP। लॉस का वर्ड आ गया तो GP इग्नोर, नेगेटिव इग्नोर, सही है। ये मास और मास कैंसिल, ठीक है। बच क्या गया तुम्हारे पास 1/3 टाइम्स GM डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू हाफ v²। थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को समझोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि ये GM/R जो है ये वही तो वैल्यू है जो तुमने ऊपर सॉल्व की थी, और GM/R की वैल्यू तुम्हारे पास जो थी सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -6.3 था। लॉस हटा दो तो 6.3 था, 10⁻7। सरफेस पे बेटा ये 6.3 था, 10⁻7। ये बात समझना, सरफेस पे, राइट। यही सरफेस की वैल्यू तुमने यहाँ पर रखी थी।
यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मगर सिर्फ नेगेटिव नहीं रख रहा। 6.3 10⁻7 ये GM/R सरफेस पे थी, अब डिवाइडेड बाय 3, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर स्क्वायर रूट भी ले लेना आखिर में, सही है। 2/3 को पूरा डिवाइड करो। देखो मैंने एक एक स्टेप समझाया है बेटा। GM/R की वैल्यू एक्चुअली सरफेस पे थी, वो तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो ना, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपको यहाँ पर वैल्यू पता चल रही थी, ये वैल्यू यहाँ पर थी। मगर अगर इसमें से मैं 1/3 कॉमन ले लूँ तो GM/R की वैल्यू तो वही है जो तुमने पहले निकाली है सरफेस पर। तो सरफेस पर GM/R की वैल्यू ये है, तो मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ को सब्स्टिट्यूट कर दी। नेगेटिव फिर इग्नोर कर दिया क्योंकि वो लॉस की वजह से था। तो फाइनल आंसर चेक कर लेना इसका। अप्रॉक्सीमेटली फाइनल आंसर आएगा 7.3 × 10⁻3। ये है क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं इन प्रैक्टिस द अर्थ इज़ नॉट एन आइसोलेटेड स्फीयर बिकॉज इट इज़ ऑर्बिटिंग द मून। यस, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ कि ये ऑर्बिटिंग बाय द मून मतलब ये मून इसको ऑर्बिट कर रहा है, सही है। अब समझना, जब ये मून यहाँ पहुँचेगा, जब ये मून यहाँ पहुँचेगा, जब ये मून यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा, तो आपसे कह रहे हैं द इनिशियल पाथ ऑफ द मेट्रॉइड इज़ ऑल्सो शोन। इनिशियल पाथ इसने मेट्रॉइड का स्ट्रेट दिखाया है, ठीक है। मगर मुझे अब एक बात ये बताएं कि जब ये मून रोटेट कर रहा है और जैसे ही ये मून मेट्रॉइड की तरफ सामने की तरफ आएगा तो मेट्रॉइड की डिफ्लेक्शन, चाहे मून की पोजीशन सपोज करो अगर ये है या मून की पोजीशन ये है, अगर मून की पोजीशन ये है या मून की पोजीशन ये है या मून की पोजीशन ये है, तो ये मेट्रॉइड मून की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे यहाँ या यहाँ, जहाँ भी मून हो। तो पहला पॉइंट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पहला पॉइंट तो ये है कि पाथ ऑफ द मेट्रॉइड metroid will deflect due to the मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मून की भी तो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना। तो अगर ये मून के सामने आ गया या मून इसके सामने आ गया या थोड़ा सा क्लोज भी हो गया, तो क्योंकि ज़ाहिर है अर्थ से ज़्यादा मेट्रॉइड के करीब, मेट्रॉइड के कॉन्सेप्ट से देखो तो मेट्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ से पहले तो मून आ रहा है, तो ये मून की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा जहाँ भी मून होगा, डायरेक्ट जो अर्थ पे आ रहा था वो नहीं होगा। और दूसरा, स्पीड ऑफ द मेट्रॉइड, स्पीड ऑफ द मेट्रॉइड will also increase, क्योंकि will also increase due to increase in kinetic energy। देखो जैसे जैसे ही क्लोज आ रहा है तो अर्थ तो फिर भी दूर है, मगर बीच में अगर मून आ गया तो मून की अट्रैक्शन इसको और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस और कम होगा। वही वाली बात, मून से डिस्टेंस और कम होगा तो मून से इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कम होती जाएगी। जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो स्पीड अप होगा, फास्ट होगा। अगर मून नहीं होता, आइसोलेटेड अर्थ होती, तो ये मेट्रॉइड सीधा ही आता, सीधा ही आता, सीधा ही आता, और सीधा आते आते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पीड बढ़ती, यहाँ स्पीड बढ़ती, यहाँ स्पीड बढ़ती है। मगर मून के बीच में आने से तो स्पीड ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बेटा, ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अच्छा जी, अब बेटा हम बैक टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ escape velocity। अब escape velocity का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे प्रीवियसली मैंने आपसे डिस्कस किया कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स मास है और इस सोर्स मास का सरफेस ये है। अब ये आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। हमने ये बात डिस्कस की कि मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के टूवर्ड्स मूव करूं तो हम कहेंगे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब हम यहाँ से इसका ऑपोजिट करने लगे हैं, समझना, ऑपोजिट कि हम सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को आउटसाइड लॉन्च करें और आउटसाइड ऐसे लॉन्च करें कि वो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए। अब अगर ये आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड जाएगा बेटा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v होगी या u कह लो कोई भी। तो कितनी मैं मिनिमम स्पीड सप्लाई करूं, कम से कम कितनी स्पीड, क्योंकि उससे कम नहीं हो सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये वैल्यू, एक एग्जांपल सुनना, अगर ये वैल्यू 1200 मीटर पर सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी ये 1200 की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और इस पॉइंट पर पहुंचकर ज़ीरो होगी। अगर एस्केप वेलोसिटी कहीं पर मेरे पास 1200 आ रही है और आप कहते हैं कि आपने किसी से ऑब्जेक्ट को 1200 नहीं दी बल्कि 1100 दे दी, तो 1100 देने पर तो ये इसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगी स्पीड। तो फिर ऑब्जेक्ट दोबारा अर्थ को अपनी मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हमें तो इतनी स्पीड देनी है कि एटलीस्ट ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने का मतलब कि इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। इन्फिनिटी का मतलब कि इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि उस डिस्टेंस को आप इन्फिनिटी कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, कि जो बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, राइट। तो हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है वो इस स्पीड की करनी है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्चिंग स्पीड या एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड, राइट। अब जब ऑब्जेक्ट अवे जा रहा होगा तो देखो, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, जब ऑब्जेक्ट अवे जाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट की गेन इन जीपीई होगी और वो इक्वल होगी लॉस ऑफ केई के, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी में एक्चुअली हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अवे जाएगा तो उसकी गेन इन जीपीई होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। नाउ अब देखो ये डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन यू हैव टू लर्न कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विथ विच ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोजेक्टेड। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। कहाँ? एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी रीचेज इन्फिनिटी।
इतना एस्केप हो कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। हमने यहाँ सरफेस से लॉन्च किया इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। इनिशियल डिस्टेंस मैंने इसका बताया कि रेडियस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर आप जितनी भी स्पीड देंगे वो इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल स्पीड इसकी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। और आपने इसको इतना दूर फेंकना है, इतना दूर फेंकना है कि अर्थ की इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अब ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली अर्थ की इफ़ेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, और जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा बेटा तो उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें वैल्यूज़ हैं। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, रिमेंबर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। फाइनल डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इनिशियल वेलोसिटी v है जो हमें फाइंड करनी है, यही तो हमें एक्चुअल कैलकुलेट करनी है। और इनिशियल डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है क्योंकि सरफेस से लॉन्च हुआ है। अब हम कहते हैं कि ये पोजीशन A है और फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड B है। अब सिंपल डेरिवेशन है, जब दूर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लॉस ऑफ के का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U है, फाइनल U माइनस इनिशियल U में आपने फॉर्मूला रख दिया। देखो ये जो चीज़ है ये फाई है, और फाई इंटू एम को आप GPE कहते हैं, याद रखिएगा। तो नेगेटिव GM ओवर RF फाई आ गया, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फाइनल पोजीशन के लिए मैंने RF रखा, ये नेगेटिव फार्मूले का है बेटा, और इनिशियल के लिए मैंने R। अब देखो इसमें मैंने कहा था तुमसे 4 वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपने फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 रख दिया क्योंकि आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी स्पीड 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी ही मुझे कैलकुलेट करनी थी, वो तुमने रख दी एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद फाइनल डिस्टेंस RF क्या रखेंगे हम, इन्फिनिटी, और इनिशियल कितना रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये जब वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये वाला नेगेटिव मैंने बताया पहले भी कि लॉस की वजह से इग्नोर हो गया। और 1/इन्फिनिटी बेटा यहाँ फिर बता दिया मैंने, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट याद रखना। 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपके पास फॉर्मूला बन गया GMM ओवर RE, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये फैक्टर भी ख़त्म। अल्टीमेटली आपके पास हाफ MV स्क्वायर, लॉस ख़त्म कर दिया, ये इसके इक्वल। इसमें कॉमन मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट था तो मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैंसिल, और जब तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ पर आकर 2GM/RE, ये बन गया फार्मूला। और ये स्क्वायर के लिए है तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया। दिस इज़ द डेरिवेशन। अच्छा, अब ये डेरिवेशन 2 तरीके से आएगी। वो कहेगा एस्केप वेलोसिटी को ड्राइव करें इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या एस्केप वेलोसिटी को ड्राइव करें इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म से नीचे डिवाइड आपको समझाया कि देखो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये होती है, इसका फार्मूला ये है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसको बेटा तो GME की वैल्यू GRE स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन में ये कैपिटल GME को आप हटाकर उसकी जगह GRE स्क्वायर रख सकते हैं, ये मैंने रख दिया GRE स्क्वायर। कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इक्वल है G इंटू RE स्क्वायर से, वो यहाँ से मुझे मिल गई वैल्यू। जब मैंने इसको यहाँ रखा बेटा तो स्क्वायर से एक रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल, तो ये आपके पास दूसरी डेरिवेशन। अब वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ड्राइव द एस्केप वेलोसिटी, ये डेरिवेशन
सिलेबस का पार्ट है, ये आ सकती है। अब वो आपसे कह सकता है ड्राइव द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ये वाली, या ड्राइव द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 रखेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, या यहाँ पर ये वैल्यू रख दें। तो मैंने ये आसान थी, इसमें वैल्यू रख दी, आंसर दोनों से सेम आएगा। रेडियस ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई किया 9.8 से और 2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 11,200 मतलब ये स्पीड मुझे चाहिए, राइट। अगर मैं 11,200 के बजाय इस कैलकुलेशन के हिसाब से 11,000 भी दूंगा, तो जिस ऑब्जेक्ट को मैं लॉन्च करूंगा सरफेस ऑफ अर्थ से और 11,000 की स्पीड दूंगा, तो बेसिकली वो वापस आ जाएगी। मिनिमम स्पीड 11,200 चाहिए। अब स्पीड, इनिशियल स्पीड 11,200 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। एस्केप वेलोसिटी हमेशा लॉन्चिंग स्पीड कहलाती है। देखो यहाँ पर सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसकी लॉन्चिंग स्पीड कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। इससे ज़्यादा हो सकती है, आप 12,000 दे दें, 13,000 दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम ये होनी चाहिए 11,200 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप कह सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मगर इसकी एक शर्त है। अब देखो इसकी एक कंडीशन है। ये जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन सिर्फ उस कंडीशन में, या ये फार्मूला, लिसन केयरफुली, ये फार्मूला सिर्फ उस कंडीशन में बेटा अप्लाई होगा कि अगर अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड बॉडी, यानी अर्थ अकेला हो, अर्थ के अलावा कोई ना हो और आप इसको थ्रो कर दें आउटवर्ड। प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रैक्टिकली तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मून है या कोई और ऑब्जेक्ट है या कोई और प्लैनेट, तो बेसिकली ये तो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें पहले प्रॉब्लम थी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ तुमने एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए बनाया था, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ तुमने 2 प्लैनेट्स के लिए बनाया था और उसमें नल पॉइंट आया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये जो फार्मूला है या डेरिवेशन है, याद रखना क्वेश्चन में ये फार्मूला या ये डेरिवेशन एक्चुअली उसकी कंडीशन ये है कि अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड बॉडी एंड देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। आपसे आखिर में रीजंस पूछता है वो, तो उन रीजंस में आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि अर्थ एक आइसोलेटेड बॉडी है, और दूसरा कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई ड्रैग फोर्स या नो रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, अगर अर्थ आइसोलेटेड बॉडी नहीं है तो क्या करें? अब सुनो, अगर अर्थ आइसोलेटेड बॉडी नहीं है बेटा, तो फिर हमारे पास डेरिवेशन नहीं है। फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अब सुनना ज़रा, ग्राफ, मैं थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ का कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो फिर ये बात समझो कि लेट्स से ये, फिर मैं ग्राफ दिखाता हूं, पहले ये समझना। ये अर्थ है, ये मून है, सही है। अब रफ वर्किंग सुने, ये ग्राफ का वाई एक्सिस, ये ग्राफ का वाई एक्सिस मैंने सेंटर ऑफ अर्थ की लाइन में ड्रॉ किया। ये आपके पास सपोज करो एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, ये मैंने एक्स एक्सिस डिस्टेंस मार्क की, और इस डिस्टेंस पे लेट्स से सेंटर ऑफ मून का ये पॉइंट है। अब नोट करना ज़रा, इसमें मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पहले सरफेस ऑफ अर्थ की डॉटेड लाइन,
फिर मैं सरफेस ऑफ मून की डॉटेड लाइन ड्रॉ की मैंने, सही है। अब देखिए, मैंने कहा ये सपोज करो कि सरफेस ऑफ मून है, क्यों नहीं लिख रहा ये, लेट्स से ये सरफेस ऑफ मून, ये सरफेस ऑफ अर्थ। अब अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि जो ग्राफ ड्रॉ होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, प्रीवियस वाले में हमने कहा अर्थ के लिए कैसा ड्रॉ होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ, वाई एक्सिस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तुमने कहा ऐसे जाएगा। मैंने कहा बात सुनो, अगर अर्थ के लिए ऐसे जाएगा तो मून के सरफेस से भी तो ऐसे जाएगा। अब इन दो का कंबाइंड ग्राफ इसके ऊपर बीच में बनेगा, ये देखो, ये समझाऊंगा यहाँ पर। लुक हियर, दिस इज ये पोजीशन जो है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं बीच में, मतलब अर्थ आइसोलेटेड नहीं है बल्कि दो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आपका ग्राफ इंडिपेंडेंटली, ये मून का ग्राफ है देखो, जो ये ऐसे जा रहा है, ये अर्थ का ग्राफ है ब्लू वाला जो ऐसे जा रहा है। अगर तुमसे ये कहे कि इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाएं तो मेरी बात समझ न ज़रा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पर वैल्यू तुम्हारे पास है -0.5 और यहाँ पर ब्लू वाले की वैल्यू तुम्हारे पास है -12। एक एग्जांपल ले लो। तो बेटा एक बात बताओ, अब आप सब A2 में हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों का कंबाइंड जो है वो ब्लैक वाला ग्राफ जो है वो इसके नीचे होगा ना, और इसकी वैल्यू -13 होगी, क्योंकि दोनों का समीशन ऐड हो रहा है। वेव में सुपरपोजिशन क्या होता है, तो दो पॉइंट्स को ऐड करते थे, तो बेसिकली इसका -0.5 और इसका -12 मिलके -13 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये बेसिकली रिजल्टेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक बात ये समझाओ मुझे कि अगर ये वाला पॉइंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से ये पॉइंट कंबाइंड दोनों का -1 है, सही है, इमेजिन कर लें -1 है जहाँ ये मीट कर रहे हैं। तो अगर दोनों -1 पे मीट कर रहे हैं बेटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो -1 और -1 मिलकर अप्रॉक्सीमेटली ये -2 हो जाएगा। सुपरपोजिशन है ना, एडिशन हो रही है। इसी तरह से ये वाला ब्लू वाला ग्राफ और ये ऑरेंज वाला ग्राफ मिलके थोड़ा सा इससे नीचे जाएगा। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे पास, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पास पेपर के जब सॉल्व करेंगे, तो ये कंबाइंड ग्राफ, ब्लू वाला अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑरेंज वाला मून का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ब्लैक वाला इन दोनों का कंबाइंड है। तो देखें ये कंबाइंड है, राइट। अब सुनो, पॉइंट ये है कि मुझे फिर वही बात है, अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनना। मुझे एक ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करना है, सही है। सवाल सुनना मेरा ज़रा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये पहुँचे सरफेस ऑफ मून तक। सरफेस ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ मून तक पहुँचाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। सरफेस ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ मून तक पहुँचाने के लिए तुम्हें यहाँ से लेके और नल पॉइंट तक पहुँचाना है बस, क्योंकि देखो उसके बाद तो मून खुद ब खुद इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पर मौजूद है और वो आपसे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को
मैं यहाँ से कितनी स्पीड दूँ कि ये अर्थ के सरफेस पे पहुँचे। तो आप कहेंगे यहाँ से आप इतनी स्पीड दें कि ये नल पॉइंट तक पहुँच जाए। सवाल करवाऊँगा, याद रखना ये वाला केस। आप अगर मून से लॉन्च करना चाह रहे हैं तो इतनी स्पीड दें कि सिर्फ नल पॉइंट तक पहुँच जाए, क्योंकि उसके बाद तो अर्थ उसे ऑटोमेटिकली खुद ही खींच लेगी। और अगर अर्थ से आप लॉन्चिंग स्पीड चाह रहे हैं या इस्केप वेलोसिटी चाह रहे हैं, ये कहलाएगा इस्केप वेलोसिटी बिटवीन टू प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स। वी वांट टू provide the initial speed of this object from the surface of earth to reach to the surface of moon. So we provide the speed just to reach the null point. That's it. उसके बाद ऑब्जेक्ट खुद ही आगे जाएगा। अब ज़रा समझना, we need to provide minimum speed। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये वाला पोर्शन ही क्यों हाईलाइट किया। अब ये क्वेश्चन आपको ग्राफ में दिया जाएगा, 10⁻⁶ दिया हुआ है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नेट ग्राफ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है। नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये है। ये जो पॉइंट है बेटा, ये सरफेस ऑफ मून पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये, और सरफेस ऑफ अर्थ पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब वी नीड टू प्रोवाइड मिनिमम स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इस पॉइंट से, सही है, अर्थ के सरफेस से, इस पॉइंट से, टू रीच नल पॉइंट, बिकॉज बियॉन्ड नल पॉइंट मून विल अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड। टारगेट क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द minimum speed needed by an object to move from surface of earth to surface of moon। क्वेश्चन मेरे पास अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस तक पहुंचाने का है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आपने कितनी स्पीड देनी है सरफेस ऑफ अर्थ पर कि ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ मून तक पहुंचे। तुम कहोगे कि सरफेस ऑफ अर्थ पर हम इतनी स्पीड देंगे कि बस वो नल पॉइंट तक पहुंचे, क्योंकि उसके बाद तो ऑटोमेटिक मून उसे अपनी तरफ खींचेगा और सरफेस तक लेके जाएगा। यही पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है। इनिशियल पोजीशन ऑफ ए ये होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी नहीं हो, सी नहीं होगी बल्कि बी होगी। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू पॉइंट बी। और ऑब्जेक्ट क्योंकि अर्थ के सरफेस से, देखो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम इसकी लॉन्चिंग स्पीड दे रहे हैं कि भाई यहाँ से इसकी क्या स्पीड हो, एस्केप वेलोसिटी क्या हो, मगर वो पहुँचे कहाँ? नल पॉइंट तक। मून तक पहुँचने के लिए इसे सिर्फ नल पॉइंट, मून के सरफेस तक पहुँचने के लिए इसे सिर्फ नल पॉइंट तक पहुँचना है। राइट, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब हमने कहा कि इसकी इनिशियल लॉस ऑफ के ई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² इक्वल्स टू गेन इन GPE, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा, देखो ये इनिशियल है, यहाँ पर फाइनल पहुँच के इस फाइनल पोजीशन पर पहुँचकर इसकी फ़ाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर तुम्हें अगर अलग से लिखता तो मैं कहता भाई, या अलग से बता देता हूँ,
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब v जो है ये नल पॉइंट पर v ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों की अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो v ज़ीरो हो जाएगी, स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। स्पीड ज़ीरो होगी मगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो कुछ है, नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ है, मगर इस नल पॉइंट पर ये बात याद रखना कि फाइनल स्पीड ज़ीरो होगी। और सरफेस से लॉन्च करते हैं बेटा तो ये इसकी इनिशियल स्पीड जो होती है वही इसकी इस पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। सही है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको पूरा PDF भेजूंगा, इसका एक एक पॉइंट समझना और लिखना अपने पास। तो नल पॉइंट की वजह से मुझे बताओ ये पूरा फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से ये नेगेटिव इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन लॉस की वजह से ख़त्म होता है, इसलिए मैंने हाफ एम यू स्क्वायर रखा सिर्फ, क्योंकि u जो है वही तो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी है। तो क्योंकि ये पहले हम कर चुके थे इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से अब देखें फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास और ये मास तीनों जगह कौन सी। अब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बात याद रखना, ये जो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट नल पॉइंट, और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर बेटा, एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, समझ लें अच्छे। आपने नल पॉइंट तक थ्रो करना है उसे, क्योंकि नल पॉइंट के बाद तो ऑब्जेक्ट खुद उसे खींचेगा। तो जहाँ से तुमने लॉन्च किया है वो सरफेस ऑफ इनिशियल जहाँ से तुमने लॉन्च किया है वो सरफेस ऑफ अर्थ, और उस पर वैल्यू -34 है। जहाँ फाइनल पहुँचना है उस पर -18.5 है। देखो ये ग्राफ में ये दिया हुआ है, मैंने -18.5 दिया है 10⁻6, फिर -34 इनिशियल है 10⁻6। तो इनिशियल में से जब आप फाइनल माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेना, 34 × 10⁻6। कैलकुलेटर उठा लें, चाहो तो मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। 34 × 10⁻6 में से माइनस करो 18.5 × 10⁻6। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 15.5 × 10⁻6, और जब डिनोमिनेटर का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सही है, और 31 का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 31 यह आ गया 5 पॉइंट या अप्रॉक्सीमेटली 5570 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको आप कह सकते हैं 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी होगी इस क्वेश्चन में। 57 को राउंड ऑफ कर लो, अब तो वो तो 5.6 कह सकते हैं, राउंड ऑफ के बाद 5.6। ये है बेटा कंप्लीट कॉन्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी का, राइट। इसके ग्राफ को, इसके रिजल्ट्स को, इसके सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से देख लें। ये ग्राफ कब आएगा? जब दो प्लैनेट्स आइसोलेशन में नहीं हो, मतलब दो प्लैनेट्स होंगे, आइसोलेटेड बॉडी नहीं होगी, और अगर आइसोलेटेड बॉडी होगी तो एस्केप वेलोसिटी का ये फार्मूला होगा, राइट। ये फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का 2 प्लैनेट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। 2 प्लैनेट्स के लिए आपको यही ग्राफ से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड हियर is the end of
ग्रेविटेशनल फील्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।